ओके, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास सागर। अभ्यास सागर का दूसरा अभ्यास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। तो तत्सम, काफी बार आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ठीक है, तो तत्सम का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तो तत्सम को देखिए होता है तत्, दो शब्दों से मिला है, तत् और सम। तत् और सम दो शब्दों से मिलके बना है तत् और सम। तत् का क्या मतलब होता है? उसके। तत् माने उसके, सम माने समान, यानी उसके समान, यानी जो संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं और हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो तत्सम हो जाते हैं ना। तत् माने उसके, सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, यानी हम उसके ध्वनि में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसी प्रकार वो लिखा भी जाता है और उसी प्रकार वो पढ़ा भी जाता है। तो ये हो जाता है तत्सम। तत् माने उससे, सम माने समान, उसके समान। ठीक है, किसके समान? तो संस्कृत के। संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं ना, जैसे आप लिखते हो अम्बा, अम्बा लिखते हो ना, आप लिखते हैं अम्बा, जैसे लिख दिए तो अम्बा माने क्या होता है? अम्मा। हिंदी में वैसे लिखेंगे तो अम्मा कहेंगे, तो ये अम्बा है और अम्मा इसको बोलते हैं, तो अम्बा। ये आपका क्या है? ये संस्कृत से लिए हुए रूप है, ये संस्कृत से। तो ये क्या हो गया? तत्सम। ठीक है, ये तत्सम हो गया। जैसे आप बोलते हैं आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। तो आश्चर्य क्या है? ये संस्कृत से शब्द है। ठीक है, आश्चर्य इसका क्या होता है? अचरज, अचरज। ठीक है, आश्चर्य, अचरज। तो तत्सम माने संस्कृत से लिए हुए जो शब्द, हम शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों, जिस प्रकार वह लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम प्रयोग हिंदी में भी करते हैं, तो वह तत्सम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे है, अग्नि है, अन्न है, अंधकार है। ठीक है, अंधकार है, ऐसा शब्द क्या है? तत्सम है, संस्कृत से लिए हुए शब्द है। और इसके बाद देखिए तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद्भव, जो तद्भव है वो क्या है? म्यूट रखिए, डोंट टॉक, म्यूट, म्यूट रखिए, नहीं फिर मैं आप लोग को इधर से म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो इसलिए आप लोग को करता हूँ कि कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे। बीच बीच में आप लोग बात कर रहे हैं तो बातें नहीं। तो तद्भव, तद्भव, तद माने उससे। अब देखिए तद का क्या मतलब है। ठीक है, तद, आपने अभी देखा तत् उसके समान, अब तद माने उससे। तद माने क्या होता है? ये तद, तद, तद माने होता है तद प्लस भव। देखिए तद प्लस भव, अब तद का मतलब है उससे। ठीक है, तद माने उससे, तो उससे भव माने उत्पन्न होना। तद का मतलब है उससे,
भव माने है उत्पन्न होना, यानी किसी अन्य शब्द से उत्पन्न हुआ है जो। तद का मतलब है उससे, भव माने उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न होना, जो संस्कृत के बदले हुए रूप है। यानी तद्भव में क्या होता है, ये संस्कृत के जो बदले हुए रूप को, यानी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लेखनी में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ अम्बा है, अम्बा ये तो संस्कृत का रूप है, लेकिन अब जब तद्भव कर लिए तो ये अम्मा हो गया। ठीक है, अम्मा बोलिए या अम्बा बोलिए, अर्थ दोनों एक ही है, लेकिन देखिए लिखने में परिवर्तन हो गया ना। तो तद्भव क्या होता है, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, किससे नया शब्द आएगा, जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है। देखिए ये संस्कृत है, इसका बदला हुआ रूप हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया तद्भव ना। तद्भव माने उससे, तद माने उससे, भव माने बना हुआ, उत्पन्न, किससे उत्पन्न होगा, जो संस्कृत से बना हुआ रूप है, संस्कृत से बदला हुआ रूप, वो हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्सम और ये हो गया तद्भव। तत्सम संस्कृत का ही रूप होता है, वह जिस ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। और तद्भव माने उससे उत्पन्न, यानी उससे जो पैदा हुआ, किससे, संस्कृत से जो पैदा हुआ, ये आपका अचरज हो गया, ये अम्मा हो गया, आम हो गया, ठीक है, अज्ञान हो गया, आधा हो गया, ये सब, तो ये हो जाता है आपका तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। एक है विराम चिन्ह। तत्सम तद्भव समझ में आ गया ना। विराम चिन्ह देखिए, अब विराम चिन्ह तो आप लोग को पता ही है, विराम का क्या मतलब है। विराम, विराम का मतलब क्या है, ठहराव या रुकना। ठीक है, आप कोई काम करते करते थक जाते हैं तो सुस्ताते हैं ना, रुकते हैं ना, वैसे ही जो हम कोई लेखनी लिखते हैं तो लिखते समय हम उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें उस वाक्य को पढ़ने में, उसके अर्थ को समझने में सहायता मिले। अगर विराम चिन्ह न लगे, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर ये सब नहीं लगेगा तो आप अर्थों को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, तो इसलिए ये विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि, और थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, और एक था अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मैं कल आप लोग को पढ़ाया था, एक अपठित काव्यांश। ठीक है, और उसी तरह ये अपठित गद्यांश भी है, जो आप आपके पाठ्य पुस्तिका में नहीं होगा, लेकिन यह एक गद्य का अंश होता है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, और आपको उसके भाव के अनुसार आप उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो यह है अपठित गद्यांश। चलिए हम लोग देखते हैं अभ्यास 2 में, अभ्यास 2 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ बुक को। प्रश्न संख्या 1,
तो ये रहा तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग देखिए बुक में अपने, और यहाँ देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। देखिए इसमें भी आपको लगा हुआ है ना विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का देखिए प्रयोग हुआ है। ग, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ठीक है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। तो आपको इसमें तत्सम शब्द लिखना है और इसमें तद्भव शब्द लिखना है। ठीक है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो देखिए यहाँ पे जो तत्सम शब्द होंगे, दुख, ठीक है, दुख लिख लीजिए, आश्चर्य लिख लीजिए, दुख, आश्चर्य, कर्म। ठीक है। दुख, आश्चर्य, कर्मों, कर्मों लिखिए, कर्मों। दुख, आश्चर्य, कर्मों, और क्या है? और इसमें लिखिए तद्भव में लिखिए तद्भव में लिखिए आंखों, एक गांव, आंखों, कान, दुख, दुख, आश्चर्य, दोष और एक कर्म। ठीक है। दुख, आश्चर्य, दोष और कर्म लिख लीजिए तत्सम में। दुख, आश्चर्य, दोष और तद्भव में लिखिए आंखों, एक गांव और कान। आंखों, गांव, कान। आंखों, गांव, कान। हो गया ये। तत्सम में क्या लिखेंगे? दुख, आश्चर्य, दोष, कर्मों। और तद्भव में लिखिए आंखों, गांव, कान। आगे चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों के तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। तत्सम शब्द। अब है ये हो गया पहला का। ओके ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि जो तत्सम शब्द है उस पर घेरा लगाइए। तत्सम। ठीक है। जो संस्कृत से आए हुए शब्द है। देखिए मयूर है, मैना है, बुलबुल है, कौवा है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? मयूर। मयूर शब्द तत्सम है। मयूर को क्या कहते हैं? मोर। तो यहाँ मयूर पे घेरा लगाइए। मयूर तत्सम है। और फिर ख में देखिए रात, जिह्वा, आग और चांद। ठीक है। तो रात तो है नहीं, आग भी नहीं है, चांद भी नहीं है, क्या बचा? जिह्वा।
जिह्वा पे घेरा लगाइए, जिह्वा शब्द पे घेरा लगाइए, ये आपका तत्सम शब्द है जिह्वा। ग देखिए, तो ग में है काम, पैर, हाथ, सूर्य। तो देखिए काम भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, क्या बचा? सूर्य। सूर्य शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज। तो सूर्य, सूर्य पर घेरा लगाइए। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पे घेरा लगाइए। अब आपको इसमें से तद्भव शब्द पे घेरा लगाना है। तो काठ, स्थान, गुण, दोष, ठीक है। इसमें तद्भव, तद्भव पे आपको घेरा लगाना है। तो स्थान भी नहीं है, गुण भी नहीं है, दोष भी नहीं है। तद्भव क्या है? काठ। काठ का संस्कृत जानते हैं, काष्ठ होता है, इसका तत्सम काष्ठ होता है। तो काठ पे घेरा लगाइए, यह है तद्भव, ठीक है। और ख, ख में दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। तो इसमें तद्भव है दही, दही पर घेरा लगाइए ना। इसका तत्सम होता है दधी, दधी होता है, तो ये दही है। दधी से दही बना है, तो ये हो गया तद्भव। ग में लिखिए क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। तो आप तो मालूम ही है कि मोर है ना, मयूर होता है ना, मयूर का मोर, तो मोर पे घेरा लगा लीजिए। मोर तद्भव है, मोर शब्द क्या है? तद्भव है, तद्भव। आगे चलें, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए। इसमें क्या है कि खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। तो तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम है, अब यहाँ देखिए तत्सम है अश्रु। अब अश्रु का तद्भव क्या होगा? ठीक है, अश्रु माने आंसू होता है ना, तो अश्रु को आंसू से मिलाइए। अश्रु का तद्भव आंसू। क्षेत्र का तद्भव खेत, क्षेत्र का तद्भव खेत। निद्रा का तद्भव नींद, निद्रा का तद्भव क्या होगा? नींद। जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जिह्वा, जीभ, ठीक है। जिह्वा का तद्भव जीभ। अक्षि, अक्षि का तद्भव होगा आंख, ठीक है। तो अक्षि तत्सम होगा, इसका तद्भव होगा आंख। ऋतिक चौथा हो गया, ऋतिक चौथा कंप्लीट हो गया। अब है चौथा, चौथा क्वेश्चन अब है कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। बगल में आपके वाक्य भी शब्द भी दिए हैं, ठीक है, आप इसको पूरा करना है। तो मेरे पांव में चुभ गया कंटक की कांटा, ठीक है। मेरे पांव में चुभ गया, तो क्या चुभ गया? कांटा लिखना है आपको, कांटा। मेरे पांव में कांटा चुभ गया। दूसरा का टिक करिए, दूसरा नंबर का कांटा, सेकंड वाला टिक करिए, यहाँ पे, यहाँ भरना है कांटा। पेड़ के गिर गए पत्र की पत्ते, तो पेड़ के पत्ते, ठीक है, पेड़ के पत्ते।
पत्ते होगा, पेड़ के पत्ते गिर गए। ग, वे कल प्रवेश करेंगे। तो वे कल क्या प्रवेश करते हैं आप लोग? आप लोग को पत्र मिलता है तो लिखा रहता है ना, गृह प्रवेश है, आ जाइएगा। ठीक है, भोजन करना है। तो वे कल गृह प्रवेश करेंगे। गृह लगाइए, गृह गृह। और घ में है रावण के सिर थे। और रावण के सिर थे, देखिए एक दंती स है, एक तालव्य स है। तो हमको पहला वाला लगाना है 10। 10, ठीक है, 10 पे लगाइए। 10 सिर थे। और अंगा, भगवान को स्नान करवाओ। भाई भगवान को दूध से स्नान होता है कि दुग्ध से? ठीक है, तो भगवान है तो दुग्ध लिखिए, दुग्ध। दूसरा, भगवान को दुग्ध से स्नान कराओ। भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ। दुग्ध स्नान कराना है, दुग्ध स्नान। ठीक है, दुग्ध, भगवान है ना, संस्कृत वाला समझते हैं तो तत्सम शब्द है ये, दुग्ध। और दूध क्या है? तद्भव है, तो यहाँ दुग्ध लिखिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6, चित्र दिया हुआ है और चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। इसका आपको तत्सम भी लिखना है और यहाँ तद्भव भी लिखना है। ठीक है, तो चित्र ये देख रहे हैं, क्या है? नासिका। इसको लिखिए नासिका। नासिका लिख लेंगे आप लोग, गलती मत लिखिएगा, सही सही लिखना है। नासिका। नासिका। नासिका हो गया। नासिका का तद्भव क्या होगा? नाक लिखिए, नाक। नासिका का तद्भव लिखिए, नाक। नाक हो गया। और अगला चित्र देख रहे हैं, क्या लिखा है? सूर्य। सूर्य। तो सूर्य का क्या होता है? सूरज। सूर्य का क्या होता है तद्भव? सूर्य का सूरज लिखिए। ठीक है, तीसरा देखिए, पत्र है। तीसरा क्या है? पत्र। पत्र। तो पत्र का तद्भव क्या होगा? पत्ता। पत्र का तद्भव होगा पत्ता। पत्र का पत्ता लिखिए। पत्र का पत्ता लिखिए। और अगला देखिए क्या दिख रहा है आपको? पादप। ठीक है, पादप दिख रहा है ना, पादप। पादप लिखिए। और पादप का तद्भव क्या होगा? पेड़। पेड़। पादप का क्या होगा? पेड़। ठीक है, अगला चित्र है मयूर। मयूर। मयूर तो आप लोग जानते ही हैं। मयूर। मयूर का क्या होगा? मोर। मयूर का क्या होगा? मोर। ठीक है, मयूर का मोर। एक बार फिर से सुन लीजिए। ये देखिए नासिका है, नासिका का तद्भव नाक। सूर्य का तद्भव सूरज। पत्र का तद्भव पत्ता। और पादप का तद्भव पेड़। मयूर का तद्भव मोर।
मयूर का तद्भव मोर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 है, विराम चिन्ह देखिए सब दिया गया है और आपको मिलाना है। विराम चिन्ह दिया गया है, आपको मिलाना है, तो मिला लीजिए। ये देखिए पहला क्या है, पहला है निर्देशक का चिन्ह, जो योजक से थोड़ा बड़ा होता है। योजक का चिन्ह आप लोग देखे हैं जिसे डैश कहते हैं, तो डैश से थोड़ा बड़ा जो होगा वो निर्देशक का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ नीचे दिया है ना, इसमें मिलाइए निर्देशक, निर्देशक हो गया। अब ये देख रहे हैं अल्प विराम, अल्प विराम कॉमा जिसे आप लोग बोलते हैं, अल्प विराम में मिलाइए अल्प विराम, अल्प विराम में मिल गया। अब ये देखिए एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह में मिलाइए, सॉरी ये एकल नहीं, ये हाँ दोहरा वाले मिलाइए, दोहरा वाले में ये होगा, यहाँ देखिए यहाँ दिया है दोहरा उद्धरण चिन्ह मिला। ये देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह मिल गया, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक, ठीक है। ये नीचे देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह, ये क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। और ये तो आपको भली भांति मालूम है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। देखिए यहाँ है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आया एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह, ये यहाँ से मिलाइए एकल उद्धरण चिन्ह, ये क्या है, एकल उद्धरण चिन्ह, इसको आपको याद रखना है, एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अर्ध विराम, ये देखिए इसको कहते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम देखिए लिखा हुआ है ना अर्ध विराम, यहाँ इसको मिला लीजिए अर्ध विराम, अर्ध, अर्ध विराम, अर्ध विराम को यहाँ से मिलाइए अर्ध विराम हो गया। ये देखिए जिसको डैश आप कहते हैं तो हिंदी में उसको कहते हैं क्या, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, योजक। इसमें देखिए योजक, योजक चिन्ह देखिए सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर देखिए योजक चिन्ह, इसको कहाँ मिलाएंगे, योजक चिन्ह देखिए यहाँ डैश, डैश है, डैश को मिलाइए योजक चिन्ह से, योजक चिन्ह हो गया। और लास्ट देखिए बचा है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, तो विस्मय आदि बोधक यहाँ इसको मिला लीजिए, ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक, ठीक है, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक हो गया। अब अभय, अभय सब मिला, चलिए ठीक है। वंशिका, वंशिका भगवान, ओके। अंकित आपका हुआ, अंकित, ओके वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या, चलते हम लोग 8 की तरफ, 8 की तरफ चलते हैं। और इसमें देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। विराम चिन्ह का पहचानना है तो ये तो पूर्ण विराम है। देखिए पहला, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं,
देखिए तो यहाँ विराम चिन्ह क्या लिखेंगे, तो यहाँ विराम चिन्ह लगाइए, पूर्ण विराम दीजिए, यहाँ नाम लिख दीजिए पूर्ण विराम। ठीक है, क्या करना है, खड़ी पाई दीजिए और लिख दीजिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम, ऐसे आपको पूरा करना है, बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें देखिए हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, एक तो देखिए यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह है, केबल में क्या करेंगे, चिन्ह का निशान बनाइए और इसमें चिन्ह एक बना लीजिए, ऐसे बनाइए चिन्ह, और एक पूर्ण विराम है। ठीक है, एक पूर्ण विराम है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एकल उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इसमें लिख दीजिए एकल उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण और पूर्ण विराम। एकल उद्धरण और पूर्ण विराम, ये दो चीज आप इसमें लिखिए। ख में, ख में दो चीजें